हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर स्माइल अल्ताफ़ और आप देखते हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और ये एक ऐसा शो है जो करता है आपकी हर सेहत के राज को फाश। यानी आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और आज हम करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इस पर बहुत ज़्यादा या तो अब बात नहीं होती है या फिर उस पर एक्टिवली काम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एक ऐसी बीमारी जिसको उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। और इसका अगर एक्टिवली इसका ख्याल ना रखा जाए और अपनी हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस ना दी जाए तो ये बहुत सारे ऐसे ख़तरनाक अमराज को अपने साथ लेकर आती है जिसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की, जो कि बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही होती है। दिन का आगाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता इसकी वजह से, या रात की नींद भी मुतासिर हो सकती है। यानी अगर हम एक रूटीन की बात करें, ग़िज़ा की बात करें, तो ग़िज़ा आपके लिए इफ़ेक्टिवली आपकी बॉडी का पार्ट अगर बनती है तो सही डाइजेशन की वजह से। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ही डिस्टर्ब हुआ हो या कॉन्स्टिपेशन की अलामत आ रही हो तो इसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। आपकी जो आपकी बॉडी को एनर्जी देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो आपकी ग़िज़ा होती है, अगर वो सही तरह से आपको एनर्जी नहीं देंगे तो आप काम किस तरह से करेंगे। और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को वीकनेस भी होती है, या बहुत सारे लोग मोटापे का शिकार हो रहे होते हैं क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ नहीं हो रहे होते। जो कि आप जब हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है वो तो हमारी बॉडी का हिस्सा बनना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा या फाजिल मादे होते हैं उनका अखराज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो अखराज ना हो तो वो किस तरह से टॉक्सिन्स आपकी बॉडी को जो है अफेक्ट कर सकता है, और किस तरह से केमिकल चेंजेस की वजह से आपकी जो बॉडी के जो बायोकेमिक्स वो जो है वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। और उसके बाद फिर वो डिफरेंट ऑर्गन्स को किस तरह से डिस्टर्ब कर रहा होता है। स्पेशली अगर हम बात करें निज़ाम हज़म की, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वो उसको किस तरह से यानी डैमेज कर रहा होता है। ज़ाहिर है वो टॉक्सिन है, जहाँ पर भी रहेगा वो उस ऑर्गन को डैमेज करेगा, और उसकी वजह से अब ओवरऑल हमारी जो बॉडी होती है उस पर भी उसका रिस्पॉन्स आ रहा होगा। तो तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे, और इन तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है या इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्या लैक्सेटिव लेना हमारे लिए, यानी डेली बेसिस पे लैक्सेटिव के इंतज़ार में रहना, या फिर उससे ही समझना कि निज़ाम हज़म ठीक होगा, क्या ये जो कॉन्सेप्ट है या ये सही है, या फिर इसका इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, और हमारी डाइट का, हमारी डेली की रूटीन का इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हम क्या सोचते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, क्या ये भी इसकी वजह है, या फिर इसकी वजह से भी टेंशन और डिप्रेशन होती है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, और बात करेंगे ये तमाम चीज़ें हम डॉक्टर के साथ। और आज हमारे साथ एज ए गेस्ट मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर मेहरुन्निसा, जो कि मौजूद होती हैं मेहर होम्यो क्लिनिक पर, और बहुत सारे लोगों की इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होती हैं। सो आइए वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट को, होम्योपैथिक डॉक्टर मेहरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह हमारा सेशन जो है वो लोगों के लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगा। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इस क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहूँगी कि बेसिकली कॉन्स्टिपेशन क्या है या कब्ज़ क्या है? कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ पेट का सही तरह साफ़ ना होना, क्लीन अप ना होना, क्योंकि स्टूल पास करते हुए हार्डनेस अप होती है, पास करते हुए स्टूल तकलीफ़ होती है, और थोड़ा थोड़ा पास होता है, मतलब मुख्तलिफ अंदाज से सही तरह स्टूल पास ना होना। और उसके साथ साथ जैसे नॉर्मली हम 2 मरतबा स्टूल पास डेली होना चाहिए। वन टाइम भी चले होता है, लेकिन बाज़ लोगों का 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, तो उस तरह पेट में क्लीन अप नहीं होता सही तरह। तो इस वजह से उसको फिर हम यही कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ कहते हैं, जो कि तकलीफ़ से होता है। ओके, यानी नॉर्मल कंडीशन में ना होना ना होना। कब्ज़ है। सो आप क्या समझती हैं इनकी बेसिक रीज़न्स क्या हैं? एक तो वाटर इंटेक हमारा बहुत कम होता है। वाटर इंटेक सही होना चाहिए, फाइबर्स की कमी की वजह से भी है। और आजकल तो मेन नंबर 1 तो मैं इसी को कहूँगी, स्ट्रेस, जो ओके। कि बच्चे, बड़े, बूढ़े आजकल सभी है, स्पेशली इन कराची। तो यहाँ और फूड इंटेक भी सही नहीं है। ज़्यादातर ये होता है कि जैसे फास्ट फूड खाया जा रहा है, फ्राइड आइटम है ये, तो शोरबे वाली चीज़ें कम हो गई है हमारी उसमें। तो इसकी वजह से वाटर इंटेक है, स्ट्रेस है, फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, बहुत सारी इसकी वजूहात है। ओके।
इसके अलावा आपने फ़ाइबर का जिक्र किया, तो फ़ाइबर की डेफिशिएंसी यानी अगर सही अमाउंट में हम फ़ाइबर ना लें अपनी ग़िज़ा में, तो वो किस तरह से कॉन्स्टिपेशन कॉज अब कर जैसे सकता है? नॉर्मल लेडीज़ को 25 ग्राम फाइबर इंटेक होना चाहिए डेली, जेंट्स मेल में 35 ग्राम। तो उसमें हमें अच्छे तरीके से, जैसे फ्रूट्स की बैलेंस डाइट, एक तरह से फ्रूट्स भी लें, उसमें वेजिटेबल्स होने चाहिए, नट्स होने चाहिए। इसका इस्तेमाल हम अगर डेली उस पर करें, दही दूध सबका इस्तेमाल हो, तो वो कॉन्स्टिपेशन होने की बहुत कम चांसेस है। और इसके मतलब और स्ट्रेस का सबसे बड़ा इसमें अमल दखल है कि आप स्ट्रेस कम से कम लें। ओके, बट अगर फ़ाइबर की डेफिशिएंसी होती है तो वो अच्छा, किस तरह से कॉज कर सकता है? मेरा क्वेश्चन ये है। अच्छा, फाइबर की वजह से ज़ाहिर है उसमें उसको पास आउट करने में प्रॉब्लम होती है अगर हम फाइबर ना लें। एक तरह से उसमें भी वो होता है, जैसे हम नट्स ना खाएं, वेजिटेबल्स ना खाएं, फ्रूट्स ना खाएं और सारी जैसे फास्ट फूड और इस टाइप की चीज़ें लें और फाइबर ना लें, उसका इंटेक ना लें, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ ज़ाहिर है वाटर की लैक ऑफ वाटर हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। सिर्फ पानी पीने से ही नहीं, फ्रूट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, वेजिटेबल्स से भी। तो इन सब में फाइबर्स होता है, ये लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, और कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा इससे सफ़र कर रहे होते हैं, यानी कि किन एज के लोग ज़्यादा जो है वो इसकी देखिए कंडीशन तो किसी के साथ भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करते हैं? वैसे तो ओल्ड एज मतलब बड़ी उम्र के लोगों के लिए, क्योंकि उनके डेली रूटीन एक्सरसाइज नहीं है, वॉकिंग नहीं है, बैठे रहना, लेटे रहना, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कोई मेडिकेशन जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ओके। तो इसकी वजह से, और आजकल तो बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो घर के माहौल की वजह से भी है। स्ट्रेस, मेन वजह स्ट्रेस है। अच्छा, पानी, न्यू जूस। बॉर्न बेबीज़ जो हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर कब्ज़ हो जाए तो वो कंडीशन, वो एक तो वो बता नहीं सकते सही तरह से, उनके लिए क्या वो होना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर भी कि वो ना हो, और उसको सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सबसे सकते हैं? बेस्ट तो मदर फीड है, और मदर को भी चाहिए कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन ना हो, वो ऐसी ग़िज़ाएँ लें, ऐसे फूड लें कि उनका पेट सही रहे, स्टमक, उनको कोई गैस प्रॉब्लम ना हो, ब्लोटिंग ना हो। तो फिर ज़ाहिर सी बात है बेबी को भी नहीं होगा। और उसके लिए तो ज़ाहिर है अब हम इतनी जल्दी मेडिकेशन बच्ची को नहीं दे सकते हैं, तो इस पे मदर फीड ज़रूरी है। ज़्यादातर फीडर और ये यूज़ करने से उसकी वजह से जर्म्स लगते हैं, ये होता है, बच्चे का पेट डिस्टर्ब होता है। तो और ज़ाहिर है वाटर हम शुरू में तो देते ही नहीं बच्चे को, तो मदर फीड बहुत बेस्ट है। तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस नहीं है अगर मदर अपना फीड दे तो। अच्छा, इसके अलावा एक लाइफ़स्टाइल भी अगर हम देखें तो हम काफ़ी हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हो चुका है, बहुत तो ज़्यादा। वो किस तरह से जो है वो इस कॉन्स्टिपेशन को कॉज़ कर सकता है? बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है हमारे यहाँ। एक तो मोबाइल यूज़ बहुत हो रहा है, उसकी वजह से बैठे रहना, लेटे रहना, और कोई एक्सरसाइज, वॉकिंग नहीं। तो कोई एक वजह फिज़िकल ये एक्टिविटी नहीं। फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। और फिर खाने पीने में ज़्यादातर लोग आजकल फास्ट फूड पर ज़्यादा चल रहे हैं, फ्राइड आइटम हैं, ये बच्चे भी बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो वाटर इनटेक, पानी की बहुत कमी हो गई है। जूसेस भी केमिकल वाले यूज़ हो रहे हैं, जो कि वो भी ठीक नहीं है। फ्रेश जूस लिया जाए, फ्रूट लिया जाए, तो उससे इस चीज़ को हम वो कर सकते हैं कि, और लेकिन लाइफ़स्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो लाइफ़स्टाइल में और अपनी रूटीन में ऐसी क्या चीज़ें ऐड की जाएँ जिसका ज़िक्र हो चुका है, मगर उसके अलावा जल्दी कौन सी ऐसी सोना, चीज़? जल्दी उठना। ओके। सब मेन तो यही है कि जो हमारा था ही इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। तो सुबह उठकर वॉक करनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करें, पानी सुबह में ज़रूर पिएं 1 गिलास उठने के साथ। हो सके तो उसके साथ लेमन गर्म पानी में लेके पिया जाए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम उससे बहुत अच्छा रहता है। ओबेसिटी के भी चांसेस नहीं होते हैं। ओके। और बैठे रहने से ओबेसिटी भी हो जाती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पाइल्स हो जाता है, हाँ, मैं चाहूँगी इंटेस्टाइन कि का मसले इसकी हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उस पर डिटेल में बात हो, कि अगर इसको टाइमली डिटेक्ट ना किया जाए या फिर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस अपने साथ लेकर आती हैं?
बहुत सारी ये कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं समझे, एक सिम्टम है। फिर ये सिम्टम जब आगे बढ़ जाती है, क्रॉनिक हो गई है या उसका इलाज सही तौर पे नहीं किया गया, तो आगे जाके ये इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन है, आंतों को बहुत ज़्यादा जल्दी उसको वो करती है डिस्टर्ब, उसके फंक्शन को। हमारा बाइल सिस्टम ख़राब हो जाता है, हार्मोनल सिस्टम ख़राब होता है, पाइल्स का मसला आता है। पाइल्स तो बहुत कॉमन हो गया है आजकल। पाइल्स के साथ साथ लोगों को ये भी नहीं मालूम फिस्टोला है, फिशर प्रॉब्लम भी है। ये सब कुछ एक साथ आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इलाज की तरफ नहीं आता पेशेंट, उसके ये सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। यानी कि जितने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं इसकी वजह से। सो क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका फाजिल मादे हैं, तो इनका बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जब तक टॉक्सिन्स की तरह हैं, जब तक वो बॉडी में रहेंगे, जिन ऑर्गन्स और जिन एरियाज़ पर वो कवर होंगे, वो उन एरियाज़ को और उन ऑर्गन्स को ज़ाहिर डैमेज करेंगे। तो किस तरह से डैमेज, अपने पाइल्स का जिक्र किया, एनल फिशर का जिक्र किया और फिस्टुला का जिक्र किया, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है और फिर इनकी ट्रीटमेंट पर भी बात करेंगे। पाइल्स जैसे है, पाइल्स को हम बवासीर भी कहते हैं, बड़ा कॉमनली ये आजकल सभी को हो रहा है, मेल हो या फीमेल हो, और हेमरॉइड्स भी कहते हैं इसे। तो इसमें ये होता है कि प्रेशर, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से रेक्टम पे प्रेशर पड़ता है, तो उसके इर्द गिर्द जो हमारी वेंस होती हैं, रगें होती हैं, वो फूलना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग होने लगती है, और वो फिर इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो वो एक गुच्छे की सूरत में जमा होती हैं। उसको मस्सा नहीं होते हैं, लेकिन उसको मस्सा का शक्ल बन जाती है, तो जिसे हम वॉट्स कह देते हैं कि मस्सा बन गया या कुछ है। तो पेशेंट तो यही शिकायत आके करते हैं। तो उसमें पर थोड़ा पेन भी होता है, ईचिंग भी होती है। लेकिन जो फिशर और फिस्टोला है, तो उसमें भी यही मसले आते हैं, बस ब्लीडिंग उसमें ज़्यादा हो जाती है। पाइल्स में भी ब्लीडिंग होती है, लेकिन फिशर और फिस्टोला उसमें यह है कि ईचिंग भी है, इन्फेक्शन हो जाता है, पस फॉर्मिंग हो जाती है। इसमें रेड ब्लड होता है, उसमें डार्क रेड हो जाते हैं। तो तीनों में, जैसे फिशर के साइड्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और कट सा आता है। ऐसे ही फिस्टोला में ये है कि बहुत तकलीफ़ होती है उसमें, बैठने में, उठने में। फिशर और फिस्टोला दोनों में उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और अगर आप बैठे रहेंगे तो और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ेगी। तो कॉन्स्टिपेशन मेन इसकी कॉज है, तो हमें उस पर फ़ौरन तवज्जो देनी चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। तो आपने जिक्र किया कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, 3 मेन कॉम्प्लिकेशन का तो आपने जिक्र किया। अच्छा, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि फ़ीमेल में ज़्यादा आती हो फॉर आफ्टर, यानी कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज़्यादा अरसे तक रहे, तो फीमेल्स में इस तरह की कौन सी कॉम्प्लिकेशन आती है जो कि यानी जिसका जिक्र होना चाहिए? अच्छा, फीमेल्स में पाइल्स का ही ज़्यादा रहता है और उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अगर वो नहीं कर ज़्यादा। फिस्टोला और फिशर जो ज़्यादा मेल में होती है, वो ज़्यादा ऑफिस वर्क, बैठ के काम करना, और लेकिन फ़ीमेल में पाइल्स बहुत बढ़ जाता है, उसके जो वेन से बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ जाती हैं, उनको फिर ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सबको यही है मैसेज कि आप लोग फ़ौरी तौर पे कॉन्स्टिपेशन को इतना इजी ना लें और उसका इलाज करवाना चाहिए, वरना वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी में जो कॉन्स्टिपेशन का मसला आता है, अक्सर फीमेल्स जो है वो कंप्लेन करती हैं कि पहले यानी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा था, कोई इशू नहीं था, यानी डाइजेशन उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी समहाउ उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रिटिकल भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? एक तो उससे बचा किस तरह से जाए, एंड देन अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसको ट्रीट किस तरह से किया जाए? एक्चुअली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमारा अंदर का सिस्टम काफ़ी चेंज हो रहा होता है, तो उसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन होता है। और हम जैसे पानी का इंटेक तो लेते ही लेते हैं, अगर कमी हो तो भी मुश्किल है। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेंस को यही चाहिए कि फ़ाइबर्स जो डॉक्टर का है उस पर चलें, फ़ाइबर्स यूज़ करें, फ्रूट और वेजिटेबल्स खा लें, और उसकी वजह से ब्लैडर भी हमारा वो हो जाता है, उसमें वो हो जाता है, प्रेशर आ रहा होता है। प्रेशर आ रहा होता है,
तो यूरिन का भी बहुत ज़्यादा उनका मसला आता है और स्टूल पास करने में भी काफ़ी मसला आता है। तो वो तो डॉक्टर की एडवाइस पर चाहिए उनको कि इस पर एडवाइस पर चलें और उनकी मेडिकेशन से लेकर स्टूल पास करें, उस कॉन्स्टिपेशन उनको नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अगर हम आम लोगों की बात करें, अभी प्रेगनेंसी की बात ना करें, तो ऐसी कंडीशन में जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए फौरी हल क्या हो सकता है? यानी कि कोई ऐसा सॉल्यूशन मौजूद है? क्रॉनिक की हम बात अभी नहीं कर रहे। क्रॉनिक केस यानी पुराना अगर कब्ज़ का इशू है तो वो तो उसको तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बहुत लंबे इलाज की उसको ज़रूरत है, क्योंकि पूरे सिस्टम पे इस पर काम करना ज़रूरी है। अगर रिसेंटली अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू हुआ हो तो उनके लिए ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो कि फौरी तौर पर उनको रिलीफ दे सकता है? लेंगे उनकी लाइफ स्टाइल में क्या ऐसे कॉज है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ है, कि वो बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पानी का इंटेक कितना है उनका, खाने पीने का उनका शेड्यूल पूछना पड़ेगा। फिर उस हिसाब से ज़ाहिर सिम्टम्स के हिसाब से हम अपनी मेडिसिन देंगे उनको। लेकिन पहले उनका लाइफ स्टाइल पूछना पड़ेगा कि किस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो हम उस कॉज को कोशिश आइडेंटिफाई करके और उसको क्योर करें। अच्छा, और अगर हम बात करें क्रॉनिक केसेस की, यानी क्रॉनिक अगर कॉन्स्टिपेशन या जिन लोगों को बहुत लंबे अरसे से कॉन्स्टिपेशन है, उनको ट्रीटमेंट में कितना टाइम लग सकता है आइडियली, और किस वक्त कौन सी ऐसी सिम्टम या कौन सी ऐसी आइडेंटिफिकेशन है या वो है साइन है जिस पर डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए और लेट नहीं करना चाहिए? अगर मुस्तकिल स्टूल पास करने में उनको मुश्किल हो रही है, डेली पास नहीं कर पा रहे हैं और पास करते हुए तकलीफ़ हो रही है, और उनको मतलब कुछ महसूस हो रहा है कि हमारे गैसेस बन रही हैं, नौजिया फील हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर हेडेक भी आ रहा होता है इसी के अंदर, तो उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाएं। और फिर वही है कि डॉक्टर उनकी हिस्ट्री लेंगे, और कॉज सब मेन चीज़ होती है कॉज। स्ट्रेस से भी ज़ाहिर है स्टमक डिस्टर्ब होता है, और स्ट्रेस की वजह से भी ये सारे सिम्टम्स आते हैं। ज़रूरी नहीं कि वाटर इनटेक हो, स्ट्रेस प्रेगनेंसी में भी, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें भी यही होता है कि लेडीज स्ट्रेस होता है, एक एंजाइटी होती है, तो उसकी वजह से फिर ये एंजाइटी वर्ड आपका सही है कि ये कॉमन हो गया है। एंजाइटी की वजह से मतलब ये कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें एंजाइटी हो जाती है, और स्ट्रेस से जितना बचा जाए वो ज़्यादा, मतलब आजकल जो है स्ट्रेस मुझे रीज़न नज़र आता है। ओके, और जिस तरह से मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था कि अगर किसी को क्रॉनिक केस है, यानी क्रॉनिक इशू आ रहा है उनके साथ, तो उनका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा और कितना टाइम लग सकता है? असल में क्रॉनिक, और क्या ये ट्रीटेबल है? हाँ, ट्रीटेबल तो है, पर लाइफ स्टाइल का सबसे पहले हम उनको पूछेंगे, फिर चेंज करने कहेंगे, वाटर इनटेक लेने कहेंगे, उनके इंटेस्टाइन का पता करेंगे कि उसमें लार्ज इंटेस्टाइन या वो सही काम कर रही कि नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपको पता है रेक्टम, एनल, ये सारा एक सिस्टम जो जा रहा है, स्टमक है, तो ये सभी डिस्टर्ब होता है, तो उसमें फिर हमें उनका ट्रीटमेंट सही कराना होगा, वरना वो पाइल्स की तरफ जा सकता है। और भी बहुत से कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें कैंसर भी हो सकता है अगर बहुत ही क्रॉनिक या पुराना हो गया हो। इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे कैंसर पर भी बात करेंगे, मगर वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। सो नाज़रीन, बात करेंगे कैंसर पर भी, मगर यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मिलेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ, और बात हो रही है आज कॉन्स्टिपेशन पर। और डॉक्टर हमें बता रही थी कि इसकी वजह से अगर बहुत लंबे अरसे तक इसको ट्रीट ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस में कैंसर भी कॉज हो सकता है। यानी हम इसकी डिटेल जानना चाहेंगे डॉक्टर कि इसकी क्या डिटेल है? इसकी यही है कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो और अंदर ही अंदर वो बढ़ता जा रहा हो, तो जो हमारा सिस्टम है वो डैमेज हो रहा होता है। अंदर सारे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, कोलोन, रेक्टम, तो इनको ये कॉज कर सकता है, अंदर ज़ख़म बनने शुरू हो जाते हैं, खुश्की, ड्राइनेस होना लगती है, उसकी वजह से अंदर ज़ख़म बनते हैं, और जो कि ट्रीट ना कराएं तो
कॉलोन कैंसर भी बन सकता है और रेक्टम का भी कैंसर हो सकता है, इंटेस्टाइनल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमें उसका ट्रीटमेंट फौरी तौर पे कराया जाए। ये तो आपने काफ़ी खतरनाक बात बताई है कि कैंसर भी कॉज कर सकती है ये चीज़, और यानी इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो कितने दिनों तक जो है वो कॉन्स्टिपेशन का रहना खतरनाक होता है, यानी कि अब डॉक्टर से रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वीक ओवरऑल आप 7 डेज चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं घरेलू नुस्खों में उसमें नहीं काम आ रहे तो फिर फौरी तौर पर डॉक्टर को रिव्यू करना चाहिए। ओके, तो 7 डेज नॉर्मल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने जिक्र किया कि यानी घरेलू टोटके और ग़िज़ा वगैरह इसमें यानी चेंजिंग करने के बाद भी अगर ना हो तो क्या चाय या कॉफ़ी कोई हेल्प कर सकती है कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ के लिए? जी, बाज़ लोगों को होता है कि कॉफ़ी या चाय ना लें तो उनको मतलब वो गैस पास नहीं हो पाती है या और हाजत नहीं हो पाती है, तो वो मतलब कंफर्ट जोन पे होते हैं। अगर वो चाय पी लेते हैं तो उनको अक्सर हो जाता है कि वो स्टूल इजीली पास कर लेते हैं। तो मैं ख्याल ये हेल्पफुल रहता है। गर्म पानी, जैसे हम कहते हैं गर्म पानी और नींबू ले लें, इसी तरह चाय और कॉफ़ी लेने से भी गैस स्टूल पास हो सकता है आराम से। ओके, तो आपको क्या लगता है डॉक्टर कि हमेशा इसकी हेल्प लेनी चाहिए, कभी कभी इसकी हेल्प ले लें तो ठीक है, अदरवाइज अगर हम हमेशा चाय और कॉफ़ी को ही इसका ड्राइवर समझें तो फिर नहीं, तो वो तो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होने चाहिए ना। उसके साथ साथ फिर आपने हमें पहले कॉज ही देखना है ना कि उनका लाइफ स्टाइल क्या है, किस वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन है, उसको भी दूर करना है और साथ साथ ये कर लें और मेडिकेशन से इंशाल्लाह फिर वो क्योर हो ही जाएगा। ओके, आपने एक और जिक्र किया कि कंफर्ट जोन की बात की आपने कि बहुत से लोग ऐसा होता है कि अगर वर्क प्लेस पर हैं, वर्किंग आवर्स चल रहे हैं उनके, या कहीं विजिट किया है या ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी इशू हो सकता है कि वो घर पे नहीं हो, कंफर्ट लेवल तो घर पे ही मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग बहुत लंबे लंबे अरसे तक स्टूल जो है वो रोक कर रखते हैं, यानी स्टूल पास आउट नहीं करते हैं, जब भी हाजत होती है उस वक्त कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसको रोकते हैं, तो क्या ये भी रीज़न हो सकता है? मेन रीज़न ये भी है और बहुत ख़तरनाक रीज़न है, क्योंकि स्टमक को हमें क्लीन अप करना है, क्योंकि फिर हमने खाना खाना है, उसका सिस्टम चलना है। तो ये पुराना ही एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ है तो नया कैसे होगा। इससे फिर यही होता है कि भूख नहीं लगती, दिल मतलाता है और ये सब। तो ये खुद ब खुद पता हो जाना चाहिए पेशेंट को कि हमें ये चीज़ हो रही है, तो उनको फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि जब हाजत हो फ़ौरन स्टूल पास करें। उसको जो एक नॉर्मल एक नेचुरल वे है उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। जी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, यानी जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है यानी अभी उनको वो ये फेस कर रहे हैं, उनको क्या पानी की मिकदार बढ़ानी चाहिए? अगर हाँ तो कितने ग्लास पानी तक पीना चाहिए? उनको बढ़ानी चाहिए। नॉर्मली हम कहते हैं 8 ग्लास, तो उनको हम 8 to 10 या 10 to 12 कहेंगे। उसमें फिर जूसेस हैं, कॉफ़ी है, टी है, कहवा है, ये सब शामिल है। तो 10 से 12 ग्लास हो तो ज़्यादा अच्छा है और नॉर्मली 8 से 10 तो कहा ही जाता है, क्योंकि हम चाहेंगे कि ड्राइनेस ना हो बॉडी के अंदर भी और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ना हो। ठीक है। अच्छा, कब्ज़ के दौरान जो है वो एक तो प्रॉपर डाइट का बताएं कि कौन सी डाइट होनी चाहिए, जिससे, और नोट डाउन कर लें हमारे तमाम नाजरीन कि कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए कौन कौन सी डाइट होनी चाहिए, यानी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, और स्पेशली जो जिसे कहेंगे हम सुपर फ्रूट, कौन सा फ्रूट ऐसा है जो कि बहुत बेनिफिशियल हो सकता है? सबसे पहले तो पपाया ही आएगा, पपीता जिसे कहते हैं हम, वो लाजमी उसका वो लिया जाए। अमरूद, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आलू बुखारा है और मैंगो है, और इसी तरह मतलब वेजिटेबल्स में हम जैसे बहुत सारी हमारे पास टमाटो है, जूसी टाइप के, चुकंदर है, चुकंदर का जूस, कैरेट का जूस, ये सब चीज़ें मिला के भी एक होता है टोटका कि ये 3 चीज़ें मिला के पिया जाए तो वो है। एप्पल का इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इस्पागोल का इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी, इस्पागोल को तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है ना? बहुत ज़्यादा, बाज़ लोग दही में मिला के लेते हैं, बाज़ लोग ऐसे ही गर्म पानी के साथ पी लेते हैं।
तो इसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। दूध और ये दही तो का भी। फैट को डिसॉल्व करने के लिए भी बहुत बेहतरीन है, जिनको जी। जो लोग मोटे हो रहे होते हैं या जिनकी बॉडी से फाजिल मादे नहीं ज़ाया हो रहे होते, मतलब जो अखराज करना चाहते हैं मगर नहीं हो रहा होता बॉडी से, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। जी, तो इसको कॉन्स्टिपेशन में आप किस तरह से बताएंगी कि किस तरह से यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर हम इस्पागोल की बात करें? गर्म पानी में अगर उसको लिया जाए तो या तो आप फ़ौरन उसको एक चमचा मुंह में डाल के गर्म पानी पी लें, या वो गर्म पानी में उसको डिज़ोल्व करके वो फूल जाती उसको है। जी उस तरह पी लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और ओबेसिटी में भी ये ओबेसिटी होनी नहीं चाहिए, उसकी वजह भी कॉन्स्टिपेशन अक्सर होती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती हैं। वही ना, कॉन्स्टिपेशन से बहुत कुछ मसले हो जाते हैं। उसको तो उम्मुल अमराज कहा जाता है ना, कि अगर आप जी, कब्ज़ है तो कब्ज़ तो बीमारियों कब्ज़ की माँ है। जी, जी। तो आप क्या कहेंगी, अगर हम इस्पागोल की ही इंटेक की बात करें तो सुबह में ज़्यादा बेनिफिशियल है या रात में, किस वक्त लेना ज़्यादा बेहतर मॉर्निंग है? में ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादातर मॉर्निंग में ही लिया जाता है। ओके। अच्छा, इसके अलावा जो दूध और डेयरी की मसनूआत होती हैं, क्या वो भी कॉज कर सकती हैं? जी, बेकरी आइटम भी कब हम कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को या पाइल्स के हैं, उनको हम बेकरी आइटम्स भी अवॉइड करने कहते हैं, फ्राइड आइटम अवॉइड करने कहते हैं। तो इसमें डेयरी वो भी आ जाता है, लेकिन दही का इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है, दूध दही हर चीज़ बैलेंस में लिमिट में लें तो मेरा नहीं ख्याल के कोई प्रॉब्लम आएगी। बस बार बार यही कहूँगी कि वॉक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे यहाँ बहुत अब नहीं हो रहा है। ओके, यानी जब आप खुद सुस्त रहेंगे तो आपका इंटरनल सिस्टम जो है वो भी सुस्त होगा, सुस्त हो जाएगा और वो डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट अक्सर सुस्त नज़र आएंगे आपको। ओके। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि यानी बेकरी के आइटम्स वो ज़्यादातर जो होता है वो मैदे के बने हुए होते हैं या फिर जी। सफ़ेद आटे के बने हुए होते हैं। जी। तो क्या चक्की का आटा, होल ग्रेन या मल्टी ग्रेन आटा बेनिफिशियल हो सकता है ऐसे तमाम पेशेंट्स के लिए जो कि कॉन्स्टिपेशन को फेस कर रहे हैं? चक्की का आटा बेहतरीन होता है, और उसमें 2-3 आटे अगर मिला के जो करते हैं, बेसन और ये, वो तो खैर डायबिटीज़ के लिए भी बेहतर होता है और इसके लिए भी कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि वो फाइबर हम उसमें इंक्लूड कर रहे होते हैं। लेकिन मैदा ख़तरनाक है, वो और कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा को आंतों में बढ़ा खुश्की देता है, के। वाइट फ्लावर और ये। अच्छा, आपने ये भी बता दिया, तो आई थिंक कि इसका भी बताएं कि किस वक्त लेना ज़्यादा बेहतर होगा, सुबह के वक्त, सुबह के नाश्ते में या फिर रात के खाने में, किस वक्त वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? क्या रोटी का आप कह रहे हैं? मल्टीग्रेन या होल ग्रेन? मल्टीग्रेन, वो तो फिर हम खाने में जो हम यूज़ करते हैं, जैसे ये रोटी के हवाले से रोटी सालन और शोरबे वाला सालन साथ हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट, जल्दी रिजल्ट आएगा। भुने हुए खानों से परहेज़ करें, बादी खानों से परहेज़ करें। हाँ, परहेज़ भी बताएं कि कौन कौन सी और चीज़ें हैं जिनसे फ्राइड परहेज़ करें? आइटम से परहेज़ करें। जैसे बाज़ दफ़ा कहते हैं बादी चीज़ें लोगों को, जैसे गोभी है, चने की दाल है, ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो इनसे को अवॉइड करें। और जो भी दालें खाएं उनको आप भुनी हुई ना लें, उनको शोरबे में जैसे उस ग्रेवी के उसमें बनाएं, सालन भी हो या भी हो। मीट अगर आप बीफ यूज़ कर रहे हैं, ये भी आप ये बारबेक्यू भी लें, पर वंस अ वीक लें, ज़्यादा हैबिचुअल ना हो जी, उसके। हैबिचुअल ना हो। और इसी तरह मतलब फास्ट फूड भी हफ्ते में एक बार तो चल जाएगा, लेकिन डेली जो लोग आजकल बाहर से मंगवाते हैं और खाते हैं, फ्राइड आइटम है, मेन बाहर का खाना भी कॉज करता है। पता नहीं कैसा ऑयल होता है, कैसे वो होते हैं लोग। अक्सर बच्चे, भूख लग रही है तो नूडल्स बना लिया, ये कर लिया, तो वो बहुत नुकसानदेह है। तो ये तो पेरेंट्स को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और बच्चों को में एक्टिविटी का रखें कि बच्चे एक्टिव रहे, ना कि वो बैठे रहें मोबाइल और गेम्स, लैपटॉप गेम्स। तो ये बड़ा नहीं, हर खतरनाक हो चीज़ गया है। आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव चीज़ें, प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा लैपटॉप्स पे भी ज़ाहिर है अब ये जो दौर है वो आईटी का दौर है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चा जो है वो उस दौर के जो गैजेट्स हैं उससे इंट्रोडक्शन हो उसका, और प्रॉपरली सारी चीज़ों को जिस दौर में जी रहे हैं। लेकिन टाइमिंग, एग्जैक्टली टाइमिंग, फिक्स टाइमिंग और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने पीने का भी ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल कोई गेम्स खेलें। जैसे मेरी बेटी, उसे बास्केटबॉल है, उसको उसका शौक़ है, वो बैडमिंटन खेलती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि हम पहले होती थी, अब नहीं। अब बाहर बच्चे भी जाना बंद कर दिया घर, वरना क्रिकेट खेलते थे, ये बहुत कम हो गया है। बच्चे मोबाइल लेना ज़्यादा पसंद करते हैं,
तो पेरेंट्स को चाहिए कि इस पर फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़्यादा टाइम जो है वो रखें। सो अपने जिक्र किया था कि वेट भी बढ़ जाता है, तो इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल में बताएं कि ऐसा कैसे होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से वेट कैसे बढ़ता है। जाहिर सी बात है, जो मैंने पहले भी कहा कि एक्सक्रीट आउट होना चाहिए, जो फजला अगर तो सही से हम स्टूल पास नहीं कर पा रहे तो वो अंदर ही रह जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा अंदर डिस्टर्बेंस होगा, नया फूड वो इनटेक नहीं कर पाते हैं, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस मेन है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से फिर ओबेसिटी हो जाती है, और फिर टॉक्सिन्स बॉडी में रहते हैं तो इन्फ्लेमेशन भी होगी, तो वही ना, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उससे बॉडी ओबेसिटी की तरफ आ जाती है। हालांकि उसने इतना खाया पिया नहीं होता, लेकिन अंदर स्वेलिंग इतनी हो जाती है, और उसके बहुत सारे मतलब हार्मोन चेंज हो जाते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, फिर वो पीरियड्स में लेडीज की प्रॉब्लम आती है, वो सही तरह, जाहिर सी बात है, वो अपना सिस्टम उनका नहीं चलता, तो हार्मोन्स की वजह से तो ओबेसिटी फिर होती ही होती है। ओके, अच्छा, एक प्रॉब्लम है कि जिनके साथ कॉन्स्टिपेशन का मसला हमेशा रहता है, यानी वो मैनेज कर रहे होते हैं, उसको ट्रीट नहीं कर रहे होते, यानी कि अगर हाजत नहीं हो रही है या फिर ऐसा मसला हो रहा है कॉन्स्टिपेशन का शदीद वाला, तो लैक्सेटिव ले लेते हैं। अगर डॉक्टर ने एक दफ़ा लिख कर दे दिया तो वो समझते हैं कि हाँ इससे तो यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, तो अगेन मैं यही ले लेता हूँ, लेकिन उसका ड्यूरेशन को पता नहीं होता। ऑब्वियसली डॉक्टर आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको बताएंगे कि इतने टाइम तक यूज़ करें और उसके बाद इस्तेमाल छोड़ दें, लेकिन क्योंकि लोग डॉक्टर के पास रुजू नहीं करना चाहते या सोचते हैं कि ये क्विक सॉल्यूशन है, तो क्या रोज़ाना लैक्सेटिव लेना आपके सिस्टम के लिए और डाइजेशन के लिए ठीक है? नहीं, वो उसकी वजह से अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो जो डॉक्टर ने हिदायत दी उस हिसाब से लें, नहीं आपका ट्रीट हो रहा है, आप उनसे दोबारा वो करें। लोग सेल्फ मेडिकेशन से अपने अंदर के सिस्टम को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, तो डॉक्टर से फौरी रिव्यू करना चाहिए कि आपने ये जो मुझे मेडिसिन दी है इससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ा। तो और लैक्सेटिव का मकसद तो ये होता है कि आपको फौरी तौर पर, अगर वो हाँ एक्यूट केस में होता है, फौरी तौर पे आपको आराम मिलना, लेकिन ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है, मुस्तकिल ट्रीटमेंट नहीं है। इससे अगर ज़्यादा हम लेंगे तो बॉडी के अंदर बहुत ड्राइनेस हो जाएगी, और ड्राइनेस की वजह से सिस्टम भी खराब हो जाएगा, क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाएगा कि जब तक उसे वो पुश नहीं मिलेगा उसने वो सिस्टम ने काम ही नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फाइबर सप्लीमेंट्स की बात करें, तो फाइबर सप्लीमेंट्स किस तरह से यानी कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल होती हैं? क्या हेल्पफुल हैं या ये भी लैक्सेटिव्स की तरह है? नहीं, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं, और इसके लेने से स्टूल पास करने में बहुत ईजी हो जाता है, और अंदर जो गैसेस बन रही है और जो तकलीफ़ होती है उसमें कमी आ जाती है, वो चाहे पाइल्स की सूरत में हो या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, रेक्टम में कोई मसला आ रहा हो। अगर हम फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे और वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो फिर कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, मैं प्रोग्राम का क्योंकि अख्तिताम का वक्त हो चुका है, तो मैं चाहूँगी हमारी जो नाजरीन हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सो दैट वो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, यानी जिसे उम्मुल अमराज कहा जाता है, उससे बच सकें, और उसके बाद जाहिर है जब उससे बच जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से वो खुद बच जाएंगे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज मैं दूंगी कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, वाटर इंटेक लें अपना, मतलब 8 to 10 ग्लासेस, और जो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए भी और कॉन्स्टिपेशन के दौरान भी इन सब चीज़ों पे अमल करें, और अर्ली टू स्लीप अर्ली टू वेक इस पर काम करें कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, और एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है। फ्राइड आइटम, फास्ट फूड, इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं, और अपना डेली रूटीन जो आपका चल रहा है उस पर गौर करें कि किस वजह से हमें ये कॉन्स्टिपेशन हुआ है, और उसको आगे बढ़ने ना दें। फ़ौरन डॉक्टर से आफ्टर 7 days आप रुजू करें। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे थे हेल्थ की बात वीनस के साथ, और ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी लाइफ में मिसिंग होती हैं, मगर हमें आइडिया नहीं होता कि यानी हमें अपनी रूटीन किस तरह से रखनी चाहिए, और रूटीन में कौन सी मिस्टेक्स हो रही हैं हमें नहीं पता होता। तो उन चीज़ों पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस तरह से हम अगर बात करें कि रात में सोते हुए
पानी पीना कितना इम्पॉर्टेंट है और नहीं पीना कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो पानी का 1 गिलास ज़रूर सोने से पहले पिया करें। और टाइम पे सोना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम जब तक टाइम पर नहीं सोते हैं हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो रिपेयर मोड पे नहीं जाता। और रिपेयर मोड पे नहीं, अगर हम रोज़ाना अल्लाह ताला ने जो सिस्टम रखा है उसमें होता ये है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो है रिलैक्सेशन मोड पे चली जाती है सिवाय ब्रेन के, और फिर हमारी बॉडी जो है वो रिपेयर होना शुरू हो, यानी दिन भर में जो तोड़ फोड़ या फिर डैमेजेस हुए हैं वो रात में रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। और ये इस वजह से हम बहुत अच्छी तरह से अपनी बॉडी को यानी लेके चल सकते हैं सालों साल तक। इसी वजह से हमारी बॉडी फ्रेश रहती है और एक वक्त के साथ फिर वो यानी एज करती है। लेकिन अगर हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं तो बहुत ज़्यादा एजिंग भी फास्ट होती है और हमारे सिस्टम जो है वो सही तरह से काम नहीं करते हैं, या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रात में अगर हम देर में खाना खाते हैं और फिर फ़ौरन सो जाते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा जो है वो एक प्रोसेस में फंसा होता है, यानी वो भी रिपेयर मोड पे नहीं गया होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोने से पहले यानी खाना हज़म होना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम वो डिस्टर्ब ना हो। और जब वो डिस्टर्ब नहीं होगा तो इंशाल्लाह आपको कॉन्स्टिपेशन का भी मसला नहीं होगा और ना ही कोई इससे रिलेटेड कोई और इशू होगा। तो उम्मीद करूँगी कि आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना स्टार्ट करेंगे और अपनी लाइफ में चेंज भी देखेंगे। हमें फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि इस चेंज के साथ आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए और आपको कैसे बेनिफिट्स मिले। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जल्दी सोने की वजह से हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा जल्दी एज नहीं करती। हमारे पूरे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो इतनी जल्दी एज नहीं करते, या बहुत ज़्यादा हम देख रहे होते हैं कि आजकल बहुत यंग एज के लोग भी उनके चेहरे पर भी यानी एजिंग साइंस बहुत जल्दी आ रहे होते हैं, या उनकी बॉडी जो है वो उतना ज़्यादा पहले की तरह एक्टिव नहीं होती जिस तरह पहले की होती थी। कि हम बुज़ुर्गों को देखते थे वो बहुत एक्टिवली रोज़ाना चहलकदमी किया करते थे, वॉक किया करते थे। अब वो स्टेमिना आम नौजवानों में भी हम नहीं देखते। रीज़न यही है कि हम अपनी बॉडी को रिपेयर होने का मौका ही नहीं देते। तो अगर सिर्फ एक रूटीन को हम ठीक कर लें, यानी जल्दी सोने की रूटीन को कर लें और जल्दी खाने की रूटीन को हम अपनी आदत बना लें, तो इसकी वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। तो ये था आज का छोटा सा मैसेज। उम्मीद करती हूँ आप इस पर अमल करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी उठाएंगे। और इसी तरह की डिफरेंट मालूमात के लिए डॉक्टर से डिस्कशन के लिए देखते रहें ये शो हेल्थ की बात वीनस के साथ हर संडे 3 PM पर। और नेक्स्ट वीक मिलेंगे किसी और डॉक्टर के साथ, किसी और टॉपिक पे होगी बात। तो तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और अपनी होस्ट डॉक्टर स्मैद अल्ताफ़ को रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।